हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का चैप्टर 3 है। ठीक है। और जो कि ये भूगोल की बुक से है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जैसे आप देख ही रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, किन्हें कहते हैं। तो ये एक क्षेत्र में रहने वाली नदियाँ, प्रवाह व्यवस्था, तदजनित विविध परिवर्तन विशेषताएं अपवाह तंत्र कहलाती है। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसको अपवाह द्रोणी कहते हैं, याद रखेंगे। जल विभाजन किसे कहते हैं। दो नदियों को अपवाह परस्पर अलग करने की प्रक्रिया को जल विभाजन कहते हैं। ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी देश की है, तो अब किसके लिखेंगे। विश्व की सबसे अपवाह द्रोणी जो कि नील नदी की है। ठीक है। ये एक नंबर के एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि द्रुतमाकृतिक प्रवाह ढंग किसे कहते हैं। जब एक नदी अपनी सहायक नदी के साथ मिलकर भूमि सतह की वृक्ष की शाखाओं जैसे दिखाई पड़ने वाली सर आकार काटती है, इसको हम द्रुतमाकृतिक ढंग कहते हैं। अब यातायात प्रवाह ढंग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर जो कि अभी कट हो रखा था, इसका आंसर हमें बाद में बता देते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर ये दो देख लेते हैं कि भारतीय नदी के किन दो मुख्य भागों में बांटती है। तो हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियाँ बांटती है। हिमालय सी कौन सी प्रमुख नदी पर्वत श्रीलंका उत्तरी भाग से निकलती है। तो सिंधु ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नदी की विभिन्न अवस्था कौन कौन सी है। डेल्टा है, बिशप है, गोखू झील है, नदी स्रोत है, ऊपरी भाग है, मध्य भाग और निचला भाग है। ठीक है। अगर ये पूछा जाए तो 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखे। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। इन तीनों पे टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है। ठीक है। और अगला आपका भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी। तो गंगा की विशाल नदी द्रोणी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि नदी तंत्र के किसी नदी तथा उसकी बड़ी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु की नदी लंबाई, उसका उद्गम कहाँ से। सिंधु नदी की लंबाई जो कि 2900 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तथा सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से है। ठीक है। यही है सिंधु नगर का टिप्पणी, तो यही इतना सही भी लिखेंगे तो कम से कम 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। सिंधु जल के समझौता का वर्णन करें। ठीक है। कि सिंधु जल समझौता अनुसार 1960 के अनुसार भारत के नदी प्रकरण संपूर्ण जल के 20% जल का उपयोग किया। ठीक है, ये लिख लेंगे। आगे है कि गंगा की दो प्रमुख धारा के नाम लिखे। तो लिखे भागीरथी और अलकनंदा। अब गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखे। यमुना, घाघर, गंडक और कोसी। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा में किस नाम से जाना जाता है। यमुना नदी, जमुना जमुना। ठीक है। अब सुंदरबन डेल्टा की गंगा नदी किस नाम से पुकारी जाती है। मेघान नदी। ये पूछे जा सकते हैं 1 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन, इसलिए मेरी जो भी बात बोला वो ध्यान से सुनना। ठीक है। अगर अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखिए, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब आता है आपके में कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्ण तथा कावेरी तथा इसकी लंबाई बताओ। ठीक है। तो इन सब की एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि जो ये सारे इसकी लंबाई बताओ। ये 1 नंबर के एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे गंगा की है 2500 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की है 29 किलोमीटर, सिंधु है वो भी 29 है, नर्मदा 1300 है किलोमीटर, तापी 792 है किलोमीटर, और गोदावरी 1500, और महानदी 850 से 1400, और 676 कावेरी। ठीक है। और ये है, ये सारे याद जरूर रख लेना। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना। दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये 1 नंबर के एमसीक्यू जरूर पूछेंगे, इसलिए ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम लिखे। दिवांग, लोथली, केनुला, तिस्सा और टोसी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। ठीक है, जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, तिब्बत। ठीक है। जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ठीक है।
आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र, नदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्ण, कावेरी तथा उसके उद्गम लिखे। ठीक है, आपको तो टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाएगा कि इसके बारे में टिप्पणी लिखने का मतलब होता है कि इसके बारे में कुछ बताओ। ठीक है, तो जैसे कि हम लिखते हैं अब ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो ये नदी जो कि मानसून झील से पूर्व तथा सिंधु तथा सतलुज के स्रोत के काफी नजदीक से निकलता है। ठीक है, इसके हो गए point। और मैंने इसके ये भी बताया था कि ब्रह्मपुत्र की जो कि लंबाई कितनी, वो भी आप लिख लेंगे। ठीक है, अब ना इसके लंबाई भी लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो कि लंबाई दे नहीं रखा है, लंबाई वाला मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, नर्मदा, अब आता है नर्मदा। नर्मदा उसका उद्गम जो कि मध्य प्रदेश के बेती जिले के सतपुड़ा श्रीलंका में है। ठीक है, इसकी लंबाई भी लिख लेंगे आगे। और गोदावरी का महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढोलों से निकलती है। ठीक है, ये लिख लेंगे। महानदी के लिए कावेरी के दोनों की लंबाई लिख लेंगे। ठीक है, महानदी का उद्गम जो कि छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। ठीक है, और कावेरी घन बागरी श्रीलंका से निकलती है। अब भारत का दूसरा बड़ा जल प्राप्त कौन सी नदी बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। ठीक है, अब आता है झीलों की आरती मत। अगर पूछा जाए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर झीलों के बारे में पूछेंगे कि झीलों का महत्व के बारे में बताइए कि झीलें हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है, क्या है। ठीक है, ये मोस्ट है कि 5 नंबर के एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू में ये तो सारे पूछेंगे, 5 क्वेश्चन एमसीक्यू इससे पूछेंगे, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। ठीक है, और एक अर्थशास्त्र। ठीक है, राजनीतिक वाले में। और अब झीलों का आर्थिक महत्व लिखिए। ठीक है, तो ये आप 5 पॉइंट लिख लेंगे। अत्यधिक वर्षा के समय यहाँ बाढ़ को रोकती है। झीलों का उपयोग जो कि जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्र में जलवायु को सामान्य बनाती है, जल के परिणत को संतुलित करती है और झीलों की प्रगति सुंदर को पर्यटन बढ़ाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत संसाधन शक्ति को मामले में भारत की विश्व में कौन से स्थित है? जो कि 5वां स्थान है। अब आता है राष्ट्रीय नदी संरक्षण की योजना। ये मोस्ट है, कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये पूछे जा सकते हैं कि गंगा का कार्य जो कि कार्य लोक पहला चरण 1985 में प्रारंभ किया। इससे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया, जिससे ये योजना 16 राज्यों के बीच में बहने वाली 27 नदियों के किनारे 152 क्षेत्र की विस्तार वाले प्रदूषण कम करने को कुछ 215 योजना में अभी या गया और 59 योजना से अभी तक पूरा किया जा चुका है। इसका योजना प्रमुख उद्देश्य नदियों के बढ़ रहे प्रदूषण को कम करना है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछ देंगे। अब आता है हिमालय से निकलने वाली प्रायद्वीपीय और पठार से निकलने वाली प्रायद्वीपीय में किन्हीं 4 अंतर लिखे। ठीक है, तो हम 4 अंतर लिख लेते हैं। हिमालय के निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीप से निकलने वाली, तो पहले हम हिमालय के नदी वाले में जान लेते हैं। हिमालय की नदी जो कि वर्षा में समृद्ध रहती है, इसके कारण इन्हें सार्वजनीय कहा जाता है। ठीक है, और ये सभी नदियों में मैदानी भूमि पर बहती है। अंत नौ संचयन सिंचाई इनका भरपूर उपयोग होता है। ठीक है, चौथा देखते हैं, ये नदियाँ जो कि तरुण तीव्र प्रभाव लाती है और ये नदियाँ बहुत सी विचार की हमें सहायक है। ठीक है, ये नदियाँ सहायक नदियाँ। ठीक है, अब देखते हैं प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, ये वर्षा वाले जल में ही नदियों के पानी में मिलता है और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। ये नदियाँ पठारी भूमि पर बहती है जो कि नौचालन के संभव नहीं पाती। ये नदियाँ बहुत पुरानी और बेहीन है और ये नदियाँ जो कि भिजाई की और नगण्य संख्या में। ठीक है, तो अभी तक यही इतना ही है। ठीक है, और तो नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। सो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।